जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज भूगोल का, जैसा मैंने आपको बताया था कि सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मॉडल पेपर का वो मैं बताने वाला हूं, तो आज मैं भूगोल का बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको यहां दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है। विश्व के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन कि कोई 3 विशेषता स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर वीडियो लिख दिया गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। भूमिगत खनन की कोई 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के 35 नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्या है कि विश्व के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन की मुख्य 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला लिखा हुआ कि गहराई में खनन कार्य। इस पद्धति में खनिज को पृथ्वी की सतह से नीचे की गहराई से सुरंगों या शाफ्ट बनाकर निकाला जाता है। ठीक। दूसरा है अत्यधिक लागत और तकनीक की आवश्यकता। भूमिगत खनन के लिए आधुनिक मशीनों, सुरक्षा उपकरण और उच्च तकनीक की जरूरत होती है, जिससे इसकी लागत अधिक होती है। तीसरा लिखा हुआ है कि सुरक्षा व वेंटिलेशन व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उचित वेंटिलेशन, हवा की निकासी और प्रकाश व्यवस्था आवश्यक होती है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ठीक है, ये भूमिगत 3 विशेषता इसका लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो 36 में क्या लिखा हुआ है कि विकास और वृद्धि में एक उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या है विकास और वृद्धि? भूगोल के 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं और आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, पहला वृद्धि में क्या लिखा हुआ, यह मात्रात्मक परिवर्तन दर्शाती है, जैसे उत्पादन, जनसंख्या का आय में बढ़ोतरी। ओके, उदाहरण किसी देश की प्रति व्यक्ति आय या औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होना वृद्धि कहलाती है। ओके, दूसरा विकास है, विकास पूछ रहा है और वृद्धि पूछ रहा है, तो यह गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल, यानी लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में सुधार। उदाहरण जब किसी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो यह विकास कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में ही आगे इसके मुख्य कुछ बातें लिखा हुआ है कि मुख्य अंतर क्या है कि वृद्धि केवल आर्थिक मात्रा को बढ़ाती है, जबकि विकास जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। संक्षेप में क्या लिखा हुआ कि वृद्धि आर्थिक प्रगति को संकेत है, जबकि विकास मानव जीवन के स्वर्गीय सुधार का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 क्या लिखा हुआ 37 में कि गृह उद्योग की कोई 3 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या है विशेषता? गृह उद्योग क्या कहलाता है? गृह उद्योग के छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जो ग्रामीण या शहरी घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके चलाए जाते हैं। ये उद्योग भारत की सामग्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मुख्य विशेषता क्या है इसका कि छोटा पैमाना और सीमित पूंजी। गृह उद्योग बहुत छोटे स्तर पर चलाए जाते हैं। इनमें पूंजी तथा मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है और उत्पादन भी सीमित मात्रा में होती है। चलिए आगे दूसरा उपयोग क्या देख लेते हैं इसका दूसरा जो है विशेषता कि परिवार अधिक श्रम। ठीक है, परिवार आधारित श्रम है। इन उद्योगों में काम प्रायः परिवार के सदस्य ही करते हैं। बाहरी मजदूरों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है गृह उद्योग में, जिससे यह रोजगार का स्थानीय साधन बनता है। तीसरा है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग। गृह उद्योग में आसपास के क्षेत्र में प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जिससे परिवहन लागत कम रहती है। बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए हथकरघा, बुनाई, मिट्टी बर्तन बनाना, टोकरी या चटाई बनाना, अगरबत्ती का मोमबत्ती बनाना आदि। संक्षेप में गृह उद्योग में ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाले सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल उद्योग है। सस्ते भी है, पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38 में कि भारत के छिटक विखंडित ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है इसमें देखते हैं कि भारत में ग्रामीण बस्तियां 2 प्रकार की होती है, छिटकी बस्तियां और विखंडित बस्तियां। इनके बीच अंतर इस प्रकार है। बहुत ही अच्छा और सही सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हूं, इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। छिटकी बस्तियां, इनमें घर आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं। ये बस्तियां पहाड़ों, जंगलों वाले या सूखे इलाकों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमालयी क्षेत्र, राजस्थान व शुष्क भाग। ठीक है ना, बहुत दूर दूर ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवा रहे हूँ। ऑब्जेक्टिव का आंसर तो आपके मॉडल पेपर में दिया ही है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव नहीं दिया हो तो सब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ। अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे तक शेयर करें। ओके, विखंडित बस्तियाँ क्या हैं? इनमें गाँव कई छोटे टलों
टोलों या हिस्सों में बटा होता है। यह बंटवारा प्रायः जमीन के विभाजन के या परिवारों के अलग हो जाने से होता है। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र। ठीक है, इसमें देखते हैं संक्षेप में क्या लिखा हुआ है इसमें। और जो संक्षेप में लिखा हुआ है कि छिटकी बस्तियां भौगोलिक कारणों से दूर दूर बसी होती है, जबकि विखंडित बस्तियां सामाजिक और भूमि विभाजन के कारण अलग अलग टोलों में बटी होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका 39 में क्या दिया हुआ है। तो 39 में देखा भारत में कृषि के लिए सिंचाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कृषि में सिंचाई का महत्व क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ वर्षा असमान और मौसमी होती है, इस कारण सिंचाई की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व निम्नलिखित है। बिल्कुल सही, वर्षा जो है थोड़ी कम ज़्यादा होती है तो सिंचाई जरूरत पड़ती है। फसलों की नियमित वृद्धि, सिंचाई की मदद से खेतों में पर्याप्त जल उपलब्धता होती है, जिससे फसलें समय पर उगती है और उत्पादन बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वर्षा पर निर्भरता कम करना। बिल्कुल सही, सिंचाई के लिए जब सिंचाई हो जाता है तो वर्षा पर निर्भरता कम हो जाता है ना। भारत में मानसून आधारित खेती आम है। सिंचाई के माध्यम से किसान वर्षा की अनिश्चितताओं में बच सकते हैं। आम मतलब मैंगो नहीं समझेगा यहाँ, आम मतलब समझ रहे हैं ना, जनरल है। फसल चक्र और विविधता में वृद्धि, सिंचाई की वजह से एक ही खेत में साल में कई फसलें उगाई जा सकती है। इसके साथ ही सब्जियाँ, फल और दलहन जैसी विविध फसलें भी उगाई जा सकती है। किसके कारण? सिंचाई के कारण। आर्थिक लाभ क्या है कि सिंचित खेतों की उपज अधिक होती है, जिससे किसान की आय बढ़ती है और कृषि में स्थिरता आती है। पांचवा, मृदा की उर्वरता बनाए रखना, नियमित सिंचाई से मिट्टी की नमी बनी रहती है और यह फसल के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्या है इसका संक्षेप को पढ़ लेते हैं। संक्षेप में लिखा हुआ है कि भारत में सिंचाई कृषि की सफलता और देश के खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसानों को फसल सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि और आय स्थिरता प्रदान करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 41 में क्या है, जलागम प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए और इसका उद्देश्य क्या है। जलागम के बारे में पूछा जा रहा है। परिभाषा, जलागम प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और वितरण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और इसमें वर्षा जल संग्रहण, नदियों, तालाबों, बांधों और भूमिगत जल की विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य? जल संकट से बचाव। जलागम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पानी की कमी और सूखे की स्थिति से निपटाना। यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त जल उपलब्ध रहे। ओके, नेक्स्ट उसका देखते हैं पॉइंट, कृषि में सिंचाई सुनिश्चित करना। खेती और फसल उत्पादन के लिए पानी का नियमित आपूर्ति आवश्यक है। ठीक है, जलागम प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। तीसरा है जल का विवेकपूर्ण उपयोग। इसमें जल की बर्बादी को रोकना और इसे सतत उपयोग के लिए संरक्षित करना शामिल है। और चौथा है जल गुणवत्ता बनाए रखना। जलागम प्रबंधन केवल मात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी की शुद्धता और उपयोग के अनुकूल को भी बनाए रखता है। 5 नंबर देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। 5वां पॉइंट है आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता। पानी की बेहतर योजना किसानों और उद्योग को लाभ मिलता है और प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। संक्षेप में क्या लिखा हुआ है, नीचे आ गया। संक्षेप में देखिए कि जलागम प्रबंधन का उद्देश्य जल संरक्षण, सतत उपयोग, कृषि व उद्योग में पानी की उपलब्धता और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये इसका आंसर है 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41। चलिए 41 मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोग तो अब शॉर्ट वीडियो देखने के आदी हो चुके होंगे ना। तो अगर वीडियो लंबा भी हो जाता है तो इसको पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं। भारत में सड़क परिवहन की 6 विशेषता लिखिए। 6 विशेषता बताया जा रहा था, 6 विशेषता लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे अधिक उपयोग में आने वाला परिवहन माध्यम क्या है? भारत में सड़क मार्ग सबसे व्यापक और लोकप्रिय परिवहन माध्यम है। बिल्कुल। छोटे और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त क्या है कि यह छोटे शहरों, गांवों और दूर दराजों क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सुविधाजनक है। लचीला और डोर टू डोर सेवा, सड़क परिवहन सीधे घर या व्यापक व्यवसाय तक माल और लोगों को पहुंचाने में सक्षम है। ठीक है। नंबर 4 देखिए, कम लागत वाली निर्माण प्रक्रिया। रेलवे या हवाई मार्ग की तुलना में सड़कें बनाना और बनाए रखने अपेक्षाकृत सस्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले फिर से याद दिला दूं, पहली बार देख रहे ना, एक बार इसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। देश के हर हिस्से में जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और ग्रामीण सड़कें पूरे देश को जोड़ती है और औद्योगिक और आर्थिक विकास में योगदान। सड़क परिवहन के माल और कच्चा माल आसानी से पहुंचता है, जिससे व्यापार और उद्योग में वृद्धि होती है। ठीक है, यह 41 का आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को देखते हैं। 42 में क्या लिखा हुआ है कि भारत की आयात संरचना में बदलते स्वरूप की कोई 5 विशेषता वर्णन कीजिए। ठीक है, आयात संरचना बदलते स्वरूप के लिए 5 विशेषता पूछा जा रहा है। भारत का आय संरचना, आयात है कि आय है, इनकम है, तो यहाँ आयात लिखा हुआ, ये थोड़ा मिस्टेक है, आय होगा। ठीक है, आय संरचना बदलते स्वरूप की प्रमुख 5 विशेषताएं क्या है? 5 विशेषता। पहला, कृषि पर निर्भरता में कमी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटा है। 51, 50 से 51 में यह सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा था, लेकिन अब सेवा और उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ गई है। कृषि से लोग धीरे धीरे हट करके सेवा वाला और उद्योग धंधे में लग गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार की भूमिका बढ़ी है। अब बड़े उद्योग, विनिर्माण इकाइयाँ और निर्माण कार्य आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सेवा क्षेत्र का बढ़ावा महत्व, बढ़ता महत्व। बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा ने आय में योगदान बढ़ाया है और वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बन चुका है। ठीक है, वर्तमान में क्या बोल रहा है? सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा क्या है? अर्थव्यवस्था में बन चुका है। कृषि की उत्पादकता में सुधार, यद्यपि कृषि का आय में हिस्सा घटा है, लेकिन बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे तकनीकी के कारण उत्पादकता बढ़ी है। इससे किसानों की आय में धीरे धीरे सुधार हुआ है और आय में क्षेत्रीय असमानता है। 5 नंबर में 5 बोला गया लिखना, तब 5 भी लिखना पड़ेगा ना। तो 5 में क्या बोल रहा है देखिएगा, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में आय का वितरण असमान है। विकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र अधिक विकसित है, जबकि कुछ पिछड़े राज्य अभी भी कृषि पर निर्भर है। संक्षेप में क्या लिखा हुआ कि भारत की आय संरचना अब कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रही है और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करना है। बिल्कुल सही, कृषि तो छोड़ रहे हैं लोग और छोड़ करके दूसरे कामों में लग रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का, आपको ज्योग्राफी का बता दिया हूँ। ज्योग्राफी का आपका मॉडल पेपर का जो सब्जेक्टिव आंसर था वो बताया हूँ। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। आगे भी इस तरह से मॉडल पेपर का बताता रहूँगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।